हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज को हमने स्टार्ट कर दिया था और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की कुछ केस स्टडीज के बारे में। अक्सर बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर बिजनेस स्टडीज में सब समझ में आ जाता है लेकिन हमें केस स्टडीज में दिक्कत रहती है। मैं आपको फ्रैंकली ये बात बता रहा हूं बेटा कि केस स्टडीज को अगर आप ध्यान से पढ़ें और अगर आपने पूरे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज किया है तो आपको केस स्टडी में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं ताकि आपको ये केस स्टडीज सॉल्व करने में और भी ज्यादा आसानी हो। और कोई भी दिक्कत आती है आपको, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो क्लास 11th की बात हो या क्लास 12th की बात हो, आप सवाल अपने कमेंट सेक्शन में हमारे लिए छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की कुछ केस स्टडीज के बारे में कि आखिर केस स्टडीज यहाँ से कैसे कैसे आती है और हमें उन्हें कैसे कैसे डील करना है। केस स्टडी में सबसे पहले आपको फोकस ये करना होता है बेटा कि केस स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और पहली बार में ही इसको समझने की कोशिश करनी है। देखिए बेटा, हम केस स्टडी को पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ इसको पढ़िए। एबीसी लिमिटेड इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एबीसी कोई एक लिमिटेड कंपनी है जो एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी कि किसी गुड्स का प्रोडक्शन ये कर रही है। The company has various departments such as production, sales, human resource and research and development. जाहिर सी बात है, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग है। मिस्टर राजेश जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी के एमडी है। उन्होंने डिसाइड किया और वो डिसाइड करते हैं कंपनी के फ्यूचर गोल्स और मेजर पॉलिसी डिसीजन को। जाहिर सी बात है, मिस्टर राजेश जो है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तो कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या होंगे और कंपनी के मेजर पॉलिसीज क्या होंगी उससे रिलेटेड डिसीजंस कौन लेते हैं बेटा? मिस्टर राजेश ही लेते हैं। एक और पर्सन है मिस्टर सिन्हा जो कि है प्रोडक्शन मैनेजर। एंश्योर्स दैट वर्क इज गोइंग एज प्लान्ड एंड सुपरवाइजेस डिपार्टमेंट स्टाफ। मिस्टर सिन्हा जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो ये एंश्योर करते हैं कि काम जो है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग हो रहा हो और डिपार्टमेंट के जो स्टाफ होते हैं उनको सुपरवाइज करने का काम करते हैं। वहीं पर एक और पर्सन है मिस्टर रमेश जो कि एक सुपरवाइजर है जो वर्कर्स को टास्क को असाइन करते हैं और देखते हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्वालिटी प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे 3 किरदार की बात की गई है। एक है मिस्टर राजेश जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक है मिस्टर सिन्हा जो प्रोडक्शन मैनेजर है और एक है मिस्टर रमेश जो कि है सुपरवाइजर। अब ये सवाल देख के हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सवाल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडी पे बातचीत कर रहा है जिसमें हम टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को समझ सकते हैं। अगर आपने केस स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप ये समझ पा रहे होंगे बेटा कि इस केस स्टडी के अंदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बातचीत की गई है। अब देखते हैं यहां से सवाल आखिर कैसा बनता है। पहला सवाल देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मेंशन्ड अबव। हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं जो अबव केस स्टडी में दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, मिस्टर राजेश जो है वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है और कंपनी के मेन गोल्स और पॉलिसीज को डिसाइड भी वो ही करते हैं। और अगर आपने मेरे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बताया था मैंने कि जो कंपनी के फ्यूचर गोल्स और मेजर पॉलिसी के डिसीजंस लेते हैं और एमडी वाला जो कैरेक्टर होता है वो कौन से लेवल का पार्ट होता है बेटा? टॉप लेवल का पार्ट होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाई थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज प्रारंभ सीरीज नाम से आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, उसको फटाफट से जाके देखें और रिवाइज करें। क्लियर बेटा? तो मिस्टर राजेश कौन हो गए बेटा? मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, टॉप लेवल के पर्सन है। मिस्टर सिन्हा जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर है बेटा, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के काम को सुपरवाइज करने का काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिडिल लेवल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो मिस्टर सिन्हा प्रोडक्शन मैनेजर हैं वो मिडिल लेवल का पार्ट कहलाएंगे। और मिस्टर रमेश जो सुपरवाइजर है बेटा, जो क्वालिटी प्रोडक्शन को ध्यान में रख रहे हैं और वर्कर्स को काम दे रहे हैं, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है बेटा? अब सेकंड सवाल आपसे क्या पूछा गया है? हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कोई 2 फंक्शंस बताइए जो वो परफॉर्म करते हैं और वो आपको केस स्टडी में ही मिल जाएंगे। टॉप लेवल के क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं? पॉलिसीज बना रहा है और ऑब्जेक्टिव्स बना रहा है।
मिडिल लेवल के लोग क्या करते हैं, फंक्शंस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करते हैं। लोअर लेवल क्या करता है बेटा, जो टास्क मिडिल लेवल से उसे दिया गया है उसे असाइन करता है और डेली वर्क की रिपोर्ट तैयार करता है। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं बेटा। केस स्टडी अगर आप बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं तो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक सवाल इसके अंदर और बनता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जाहिर सी बात है बिना कोऑर्डिनेशन के, या कोऑर्डिनेशन जो होता है सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में जो वर्क हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेट करता है। बिना कोऑर्डिनेशन के डिपार्टमेंट जो है एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, जिससे इनएफिशिएंसी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर। क्लियर बेटा। इस तरह की केस स्टडी आपको चैप्टर के अंदर देखने को मिल जाती है। एक सेकंड केस स्टडी हम समझते हैं बेटा वाइटाटेक के बारे में। वाइटाटेक जो कि एक आईटी कंपनी है और 5 देशों के अंदर ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इट्स मैनेजर्स एम एट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके मैनेजर का उद्देश्य है कि वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, कंपनी के गोल्स को अचीव करे और साथ के साथ एम्प्लॉय को सेटिस्फाई भी करे। इट हैज अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हैंडलिंग प्लानिंग। इसके पास एक टीम है बेटा प्रोफेशनल्स की जो प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है और डायरेक्टिंग करती है। द कंपनी कंटिन्यूअली अडेप्ट्स टू न्यू टेक्नोलॉजी। कंपनी लगातार डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है और मार्केट में जैसे जैसे ट्रेंड आते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने पॉलिसीज को बदल रही है। मैनेजर्स स्टडी पास्ट रिजल्ट्स एंड डिवाइस फ्यूचर स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। मैनेजर्स प्रीवियस रिजल्ट्स को भी एनालाइज कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज भी प्रीवियस रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही बना रहे हैं। तो इस केस स्टडी में सवाल कैसे बनते हैं, विच फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आर हाईलाइटेड इन द केस। कौन कौन से मैनेजमेंट के फीचर्स हैं जो इस केस के अंदर हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कंपनी के गोल को अचीव करना मेन फीचर होता है। दूसरा परवेसिव, कितने कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, 5 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है। मल्टी डायमेंशनल है, प्लानिंग भी हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग भी हो रही है, कंट्रोलिंग भी हो रही है। और डायनेमिक फंक्शन क्या होता है, चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए लगातार तैयार बैठा है। वहीं पर ही सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ द कंपनी शोज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एंड डायनामिक फंक्शन। गोल ओरिएंटेड कैसे है बेटा, मैनेजर्स क्या कर रहे हैं बेटा, सभी एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं और एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के गोल्स अपने आप अचीव होंगे। डायनामिक कैसे कह सकते हैं बेटा हम इस कंपनी को, क्योंकि कंपनी के जो मैनेजर हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं और मार्केट के जैसे ट्रेंड चल रहे हैं उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग के अंदर भी वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है यानी कि वाइटाटेक लिमिटेड कंपनी वाला ये पूरी तरीके से गोल ओरिएंटेड है और डायनेमिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। यहां पे हमें कोई 2 पॉइंट्स बताने हैं जो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को शो कर रहे हैं। पहला, ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए एफिशिएंट और इफेक्टिव रहते हुए काम कर रहे हैं और साथ के साथ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एफिशिएंसी की बात आ रही है और एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है बेटा, काम किया जा रहा है। आई होप आपको ये दोनों की दोनों केस स्टडी समझ में आई होगी। फर्स्ट केस स्टडी में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करी और सेकंड केस स्टडी के अंदर हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बातचीत करी थी। एक केस स्टडी हम और समझते हैं बेटा। श्री टेक्सटाइल्स लिमिटेड हैज प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एचआर डिपार्टमेंट। एक श्री टेक्सटाइल लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जिसमें प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के अपने खुद के प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे हमने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा। However, there were delays in launching a new product because the production department missed deadlines. लेकिन क्या हुआ, एक प्रोडक्ट को लॉन्च होने में डिले हो गया क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, डेडलाइन को मिस कर दिया, कहीं ना कहीं वो इन इफेक्टिव रह गई। एंड द मार्केटिंग टीम वाज नॉट अपडेटेड, और मार्केटिंग टीम अपडेटेड नहीं थी। द सीईओ रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग डिपार्टमेंट एफर्ट्स। यहाँ पे सीईओ समझा कि किस तरीके से हमें डिपार्टमेंट के सभी एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना चाहिए, यानी कि एक करना चाहिए। अब यहाँ पे कंपनी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन फेस कर रही है क्योंकि परचेसिंग डिपार्टमेंट का काम डिले हो गया है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम उसको अपडेटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, जिससे इनएफिशिएंसी और इनइफेक्टिवनेस क्रिएट हो रही है। सवाल ये निकल के आता है कि सर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि वहां पे कोऑर्डिनेशन को डाला जाए। कोऑर्डिनेशन एक वो प्रोसेस होता है बेटा जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है, ताकि कंपनी अपने गोल्स को क्या कर पाए बेटा, 100% एफिशिएंसी और 100% इफेक्टिवनेस के साथ अचीव कर पाए।
इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं बेटा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, उसको बाइंड करने का काम करता है। इसी वजह से हम कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एक एसेंस, मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट टूल भी कहते हैं। और यहां पे पूछा जा रहा है कि इस पूरे केस स्टडी के अंदर कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाए बिजनेस के। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है बेटा, इट इज रिक्वायर्ड थ्रू ऑल मैनेजरियल फंक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये मैनेजमेंट के हर फंक्शंस के अंदर इंप्लीमेंट होता है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो। परवेसिव का मतलब क्या होता है, ये सब बिजनेस के सभी लेवल्स और सभी डिपार्टमेंट्स में इंप्लीमेंट होता है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी ही रहेगी। और चाहे परचेसिंग डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, वहां पे भी हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। सो दीज आर सम केस स्टडीज ऑफ चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यकीन मानिए बच्चों, अभी जैसे जैसे सिलेबस हमारा आगे बढ़ता जाएगा, हम और भी बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाले हैं। फर्स्ट हमारा टारगेट ये है कि हम आपका 150 डेज के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवाएं। देन उसके बाद हम लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं बेटा, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आप अपने 12th बोर्ड की तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है बेटा लेक्चर से रिलेटेड, आप तो अपने कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए लेके आऊंगा बेटा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही शानदार चैप्टर है, जिसमें हम हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स और टेलर के प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बिजनेस क्लास 12 वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स हर एक इंडिविजुअल की जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो ही मैं सेकंड चैप्टर आपके लिए लेके आने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर से, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।